ऑल राइट बच्चों, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई गेस 42 43 तक डिस्कस कर लिया था। तो अभी पहले आगे का डिस्कशन करेंगे। अगर किसी का पीछे का कुछ रह गया है तो विल डिस्कस एट द एंड। नाउ यू टेल मी, अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45 में। सर 44th है। 44th है। सुचेत, तुमसे हो गया था 44th? नो सर, नहीं हुआ था? चलो देखते हैं, इसका आंसर ही गलत आया जा रहा है, कोई सेम ही नहीं आ रहा। चेक करते हैं एक बार क्या है ये ना। अच्छा चलो, 44 के अलावा और कोई डाउट है? 45, 46, 47, 48, 49, 50। चलो ठीक है, तो 44 देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। विथ वॉट सर साक्षी को मिनिमम, भी एंटर कर लो। ठीक है बेटा मैं कर ले रहा हूँ। विथ वॉट मिनिमम, द क्वेश्चन इज विथ वॉट मिनिमम with what minimum pressure in kilopascal a given volume of an ideal gas, with what minimum pressure in a given volume of an ideal gas जिसका CP इसने दे रखा है 7/2R, originally at 400 and 100 kilopascal, can be compressed irreversibly adiabatically in order to raise its temperature to 600 Kelvin. Nice, very good. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बेटा आइडियल गैस है, ऐसे कंटेनर बना लो आप। कभी भी ना डायग्राम थोड़ा बना के करोगे तो आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जो लैंग्वेज में बोल रहे हैं ना, कई बार वो लैंग्वेज में टफ लगता है। तो जैसे विथ व्हाट मिनिमम प्रेशर इन किलो पास्कल, ये पूछ रहा है कि ऊपर से कितना प्रेशर मैं डालूं, और वो भी इन द यूनिट किलो पास्कल। क्या करने के लिए? गिवन वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस ओरिजिनली 400 कैन बी गिवन इन ऑर्डर टू, इसका सीपी दिया हुआ है आइडियल गैस का 7/2R। तो आप सीवी तो निकाल लोगे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है आइडियल गैस के लिए। तो सीवी कितना आ जाएगा बेटा बोलो? 5/2R। हाँ, सीपी माइनस आर बेसिकली, तो आ जाएगा 5/2R, है ना। चलो ग्रेट। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, सॉरी, गिवन वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस विथ व्हाट मिनिमम प्रेशर ओरिजिनली एट दिस एंड दिस। तो इनिशियल प्रेशर इसका दे रखा है P1 एंड उसका टेम्परेचर भी दे रखा है कितना, 400 केल्विन। और प्रेशर कितना दे रखा है बेटा, 100 किलो पास्कल P1, राइट। कंप्रेस्ड इरिवर्सिबल इन ऑर्डर टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 6। और बोल रहा है जब कंप्रेस हो गया, यानी यहां जब पहुंच गया, ऊपर का प्रेशर तो वही रखना है P। तो इस जगह पे टेम्परेचर बोल रहा है, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 600 केल्विन। सबको समझ आ रहा है? यही बोल रहा है ना क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को इस चीज में? अब मेरे कुछ क्वेश्चन का पहले आंसर करो ना, तब मैं समझूंगा कि आपको समझ पड़ रहा है ये क्वेश्चन। पहला आंसर तो ये करो, ये कौन सा प्रोसेस दिया है इसने? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। तो साफ समझ में आ रहा होगा भाई, कांस्टेंट प्रेशर ऊपर लगा रखा है तो, और अंदर गैस का प्रेशर 100 किलो पास्कल है, और इसको कांस्टेंट प्रेशर से वो कर रहा है, तो नेचुरली ये इरिवर्सिबल होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप कंप्रेस करोगे, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर थोड़ा तो बढ़ेगा, टेम्परेचर उसी हिसाब से अपना मैनेज कर रहा है। लेकिन बोलो, समझ आ रहा है ना? लेकिन इसने इसने क्या बोल रखा है कि भाई ऊपर का प्रेशर हमेशा के लिए कांस्टेंट है। तो ये तो क्लियर है कि ये इरिवर्सिबल चेंज था, P इज अ कांस्टेंट। अच्छा, एक तो ये समझ में आया कि इरिवर्सिबल है। सर इरिवर्सिबल या फिर रिवर्सिबल? देखो ना, इरिवर्सिबल है, देखना बेटा, इरिवर्सिबली एडियाबैटिकली, खुद समझ में आना चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा हो,
और एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा हो, तो कैसे पॉसिबल है? सोचो, अगर गैस का रिवर्सिबल के केस में देखें तो पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना। तो आप अगर वॉल्यूम कम कर रहे होगे बेटा, तो प्रेशर उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां तो प्रेशर इसने क्या बोला है कि कितना मिनिमम प्रेशर ऊपर डालें कि इसको कंप्रेस करो, जो भी वॉल्यूम है इसका इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पे, सच दैट कि फाइनल टेम्परेचर इतना हो जाए। तो क्लियरली वर्ड में भी अगर वो नहीं भी लिखा होता इरिवर्सिबली तो भी आपको समझना था इरिवर्सिबल, लेकिन इसने लिख के क्वेश्चन को इजी कर दिया। तो बताओ बेटा, अगर ये इरिवर्सिबल है तो क्या तुम पी वी टू द पावर गामा लगा सकते हो? क्या पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा सकते हो इसके लिए, एडियाबैटिक के लिए? नो सर। वेरी गुड। तो अब ये नहीं लगा सकते हैं। अच्छा सर, अब क्या करें? तो यार कभी कभी अगर ये चीज ना लगा पाओ तो आप क्या यूज करो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो तो हमेशा लगा सकते हैं चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। तो बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होगा, W प्लस क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। यस और नो? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, डेल्टा यू का वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल इनटू सीवी, जो कि मैंने ऊपर निकाला है यहाँ पे 5/2R, है ना, इंटू T2 माइनस T1। T2 कितना है 600, माइनस T1 कितना है बेटा 400, लिख सकता हूं? यस बोलिए सर। यस सर। अच्छा, Q 0 है क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। यस सर। यस सर। अब W का वैल्यू कितने लोग कह रहे हैं? सारा चैलेंज हमारे W के लिए है, और W तो इजी हो जाता है ना, कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस पी जो भी प्रेशर मैंने लगाया है कांस्टेंट इंटू V2 माइनस V1। अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पे इन्होंने V2 V1 नहीं दिया है, तो मैं क्या करूं, एनआरटी सर डॉट आइडियल गैस। है ना? तो मैं क्या करूंगा, इस P को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या लिखूंगा, माइनस P इंटू V2 प्लस P इंटू V1। कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज समझना, इसने बोला है कि मिनिमम वो प्रेशर बताओ जिससे यहां तक वो पहुंच जाए। तो कितने लोग कह रहे हैं, अगर सपोज करो इस 600 केल्विन पे इमेजिन करो कि गैस का प्रेशर, से फॉर एग्जांपल ये कितना आ रहा है, इसे एज्यूम करते हैं कि मान लो 2 ATM आ रहा है। तो हमें अगर ऊपर वाले प्रेशर को डालना है यहाँ कांस्टेंट, तो हमें ये इंश्योर तो करना पड़ेगा ना भाई कि यहाँ से कंप्रेस होते 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 जब इस स्टेज पे आ रहा है, तो इस वाले स्टेज पे इसका प्रेशर 2 से ज्यादा होना चाहिए, वरना ये पिस्टन वापस ऊपर जाने लग जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि अगर अगर इसको कंप्रेस करना है इस स्टेज तक जिसमें गैस का प्रेशर ऑटोमेटिक 2 ATM है एट दिस टेम्परेचर, तो मुझे ऊपर वाला जो प्रेशर है वो 2 ATM या उससे ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी यहां तक आ पाएगा। वरना पता चला ऊपर का अगर 1 ATM है और अंदर वाले गैस का प्रेशर 2 ATM है, तो यहाँ रुक ही नहीं पाएगा, फिर से ऊपर आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यस सर। तो कहने का मतलब बेटा, ये जो P है ना, दिस P इज नथिंग बट P2, फाइनल प्रेशर है ये। अगर मिनिमम रखना है तो फाइनल प्रेशर के बराबर रखना पड़ेगा गैस के, P2 ऑफ गैस। आपको समझ पड़ा ये बात? यस सर। तो अब बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देख यहाँ पे ये अगर P P2 है, तो कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे, माइनस PV2 के जगह पे ये बेसिकली P2V2 हो गया, तो P2V2 इज इक्वल टू माइनस NRT2, बोल सकता हूं? यस सर। अच्छा प्लस, लेकिन यहां पे मैं इसको नहीं बोल सकता, P इंटू V1 को नहीं लिख सकता NRT, क्योंकि ये P एक्सटर्नल था। मैं PV इज इक्वल टू NRT तो गैस के लिए लगा सकता हूं ना बस, गैस का प्रेशर तो 100 पास्कल था, तो यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, इसको P ही रहने दूंगा, आ रहा है बात समझ में? और इस V1 को चेंज कर लूंगा। V1 कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, V1 विल बी इक्वल टू NRT1
अपॉन अपॉन P1, और P1 यहाँ पे 100 किलो पास्कल है। अरे आ रहा है समझ में? तो nRT1 अपॉन P1 लिख लिया। बोलो, इतना पता पड़ा क्या कर रहा हूं मैं? यहाँ पे यही एक पैरामीटर है जो आपको समझना है, ठीक है? मैं अब ये सब हटा दे रहा हूँ। आपको यही चीज समझना है यहाँ पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यहाँ मैंने PV2 लिखा है, ये P इंटू V2, अगर मुझे इसको मिनिमम प्रेशर करना है तो डेफिनेटली फाइनल प्रेशर के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ का जो P2 आ रहा होगा गैस के, उसके बराबर। तो इसीलिए मैंने इस P को P2 के बराबर मैंने बोला कि रखना पड़ेगा फॉर मिनिमम प्रेशर। और वो PV2 को मैं क्या बोल सकता हूँ? P2V2। P2V2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? nRT2 प्लस P इंटू V1। P ये बाहर वाले गैस का प्रेशर, मतलब बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो है। और यहाँ पे V1 हम इससे निकाल पाएंगे गैस के पैरामीटर से। तो V1 इज इक्वल टू nRT1 अपॉन P1। nRT1 अपॉन P1 यहाँ के इक्वेशन। यहाँ तक समझ आ रहा है तो बोलो आगे मैं बढ़ूं फिर। यस सर। यस सर। अब बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद क्या करना है आपको? सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देना है। आप देखो, आपको बताओ P1 मालूम है? T1 मालूम है? बोलो। आपको T2 मालूम है? बोलो बच्चों। यस सर। तो Yes, सिर्फ sir. एक ही अननोन तो रह गया, P। तो निकल नहीं जाएगा जी, यहाँ रख दो W की जगह। ये पूरा वैल्यू उठा करके यहाँ W की जगह रख दो। रख दोगे यहाँ पे? और दिस इज इक्वल टू, ये इधर राइट साइड में हमने कैलकुलेट किया ही है। तो NR राइट साइड से और NR लेफ्ट साइड से, देखो जितने भी NR वाले टर्म है वो गायब हो जाएंगे। क्या आप निकाल लोगे? क्या मैं लिख के करूं या खुद से हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। सर जो 2 ATM है P2 वो हम्म, सिस्टम का है या सराउंडिंग का? देखो जो, कौन सा P2 की बात कर रही हो तुम? यस सर, टू देख, एटीएम कहाँ 2 ATM है? कहाँ है? इसमें लिखा है कहीं? सर आपने ही लिखा है। मैंने ऐसे एज्यूम किया कि अगर ये P2 प्रेशर हो रहा है गैस का, तो ऊपर वाले का प्रेशर 2 या उससे ज्यादा होगा, तभी वो यहां तक पहुंच पाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि इस P को अगर मिनिमम रखना है तो कम से कम इतना प्रेशर तो रखना ही पड़ेगा कि वो P2 के बराबर हो जाए। तो ये P2 बेसिकली गैस का प्रेशर था एट 600 केल्विन। समझ आया? यस सर। और इस P को मैंने P2 के इक्वल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो इस लेवल तक ये कंप्रेस नहीं कर पाएगा, या तो इतना या इससे ज्यादा। मान लो P2 2 ATM है, अगर मैं P का वैल्यू 3 ATM कर दूं तो क्या यहाँ तक नहीं आ पाएगा? आ पाएगा। बट इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप मिनिमम प्रेशर बताओ। देखो इसने क्या पूछा है, विथ यस व्हाट मिनिमम प्रेशर। तो उस मिनिमम प्रेशर को मुझे कम से कम उस P को P2 के बराबर तो रखना पड़ेगा, तभी तो वहां तक कंप्रेस होगा बेटा। यस सर। तो वही वाली बात है। अब इसीलिए देखो, P इंटू V2 को तो मैंने P2V2 समझ लिया, लेकिन P इंटू V1 को मैंने P1 V1 नहीं समझा बेटा, क्योंकि P का वैल्यू तो एक्सटर्नल वाला था और ये V1 इस स्टेज का वॉल्यूम है। इस स्टेज का वॉल्यूम के लिए मैं इक्वेशन लगा सकता हूं nRT1 अपॉन इस समय गैस का प्रेशर विच इज 100 किलो पास्कल। तो बस यहाँ पे आपको इसी जगह पे मिस्टेक होने के चांसेस थे। अगर आप यहाँ नहीं किए मिस्टेक तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बस ये पूरा पूरा वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो W की जगह, और इस साइड डेल्टा U है ही। तो अब एक ही अननोन है आपका P, बाकी सारे तो कट जाएंगे वैसे ही लेफ्ट राइट से। समझ गए? यस सर। तो इसको रख करके निकाल लेना वैल्यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर आप मेरे से पूछो तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, इरिवर्सिबल का यूज करके। तो इसको स्टार देखो मैंने पहले ही लगा रखा था, ताकि आपको जब एक आप में से कोई डाउट नहीं पूछता तो भी मैं इसको बताता। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको दोबारा ट्राई करना, मैंने इसीलिए उस पे छोड़ दिया है, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 6, 7, 48, 49, ये 49 का आंसर मैच नहीं कर रहा था। 49 का आंसर नहीं मैच कर रहा। 49 का नहीं मैच कर रहा है? 49 बोल रहे हो?
यस सर। देखते हैं, आ जाओ। 49 में क्या है, 0.5 मोल ईच ऑफ टू आइडियल गैस, ए भी है बी भी है, दोनों का मोल इक्वल है, आर टेकन इन अ कंटेनर एंड एक्सपैंडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली. During this process, the temperature of the gaseous mixture decreased from itna to itna. Find delta H in kilo for the same process. Okay, okay. देखो यार बहुत सिंपल है, जब आइडियल गैस दे देता है ना तो बहुत इजी हो जाता है. ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है, 0.5 मोल ईच ऑफ टू गैसेस, दिस एंड दिस आर टेकन इन अ कंटेनर. एक बॉक्स है जिसमें ए भी है बी भी है और दोनों का 0.5 मोल है ना. अब बोल रहा है कि इस पे कुछ प्रोसेस किया और ये आइडियल गैस है सच दैट कि इनका टेम्परेचर कहां से कहां हो गया, 350 केल्विन से कहां पहुंच गया, 250 केल्विन. बोलो बच्चों. यस सर। अब पूछ रहा है डेल्टा एच निकाल दो इसका, और दोनों का सीवी दिया हुआ है. तो मैंने क्या बोला यार, डेल्टा एच आपको अगर निकालना हो तो पहले बताओ क्या ये स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन डेल्टा एच. स्टेट फंक्शन। वेरी गुड. अगर ये स्टेट फंक्शन है तो कितने लोग समझ रहे हैं सर आप कैसे जा रहे हो ए से बी, हमें उससे मतलब नहीं है, आप ए एंड बी का बस स्टेट बता दो. तो याद करो मैंने आपको डेल्टा एच, अगर आइडियल गैस हो तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर के, आइडियल गैस हो या ना हो ये इसके बराबर होता है. बोलो. यस सर। और इसकी वैल्यू आइडियल गैस के लिए बड़ा आसान है, एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी. बोलो ना. यस सर। तो इसमें दो गैसेस थी भाई, दो गैसेस थी तो तुम क्या करते, N1CP1 इंटू डेल्टा टी प्लस N2CP2 इंटू डेल्टा टी. क्या प्रॉब्लम था. तो चलो पहले वाले का मोल कितना है, ए का 0.5 इंटू सीपी कितना है, तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर. तो ए वाले का 5/2 आर प्लस आर कर लूंगा, एनसीपी हो गया. डेल्टा टी कितना है भाई, T2 माइनस T1, तो 250 माइनस 350 माइनस 100 लिख दूं. यस सर। और वैसे ही N2 कर लो, 0.5 मोल है, उसका सीपी कितना होगा, 3R प्लस आर यानी 4R इंटू डेल्टा टी माइनस 100. अब क्या इसको जोड़ नहीं लोगे जी तुम लोग, यस सर। हो जाएगा अब ये. यस अब सर। आर, आर का यूनिट देख, वो तो आर के ही फॉर्म में दिया हुआ है, अब तो सिंपल है यार, अब कर लोगे तुम. तो मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है. जब तक उस पे आप अच्छे से थॉट नहीं दोगे, बहुत सिंपल है वो, टफ नहीं है. कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, एकदम सिंपल सोचने की कोशिश करो तो कभी इसमें डाउट नहीं आएगा. हालांकि ये भी अच्छे क्वेश्चंस में से एक है. चलो आगे बढ़े फिर. ओके. यस सर, आ गया आंसर। आ जाएगा बेटा, नहीं क्यों आएगा उसमें. 49 के बाद 50, 51. सर 50 और 51 बता दो। सर 51 में डाउट सर है। 51 बता. चलो मैं दोनों बताता हूँ, पहले 50 देख लेते हैं. तो 50 में देखो क्या बोल रहे हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस है ABCD इज शोन इन द फिगर PV डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस. देखो इसने बोला है कि ये PV कर्व है, A से B जाने का, B से C, A से B, B से C, D और फिर वापस A आ जाने का, है ना. ओके. अब पूछ रहा है कि अगर यही ग्राफ PV के बजाय VT में बनाओ, सारे VT वाले हैं ना, तो कौन सा ग्राफ करेक्ट है, यही बोल रहे हैं ना. बोलो. यस सर। देखो इसको करने के लिए तो हम कोई भी सेगमेंट उठा के कर सकते हैं, कोई भी एक सेगमेंट उठा के हम कर सकते हैं. मतलब कोई भी एक पॉइंट पकड़ करके, जैसे B to C वाला पार्ट पकड़ के हम पहले देख लेते हैं उसका नेचर कैसा है. लेकिन अच्छा ये रहता है ना, जहां पे चीजें बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड दी हूं वो पकड़ो पहले. जैसे कितने लोगों को दिख रहा है कि सर C to D वाला तो आइसोकोरिक है, C से D जाने पे वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, दिख रहा है क्या. यस सर. तो यानी आप C से D वाले पोर्शन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, तो उसमें देखो कहाँ पे है, C to D में. ये देखो ये गलत है ना, चेक करो, देखो वॉल्यूम C का यहाँ है, वॉल्यूम इसका यहाँ है, देख लो वॉल्यूम एक्सिस Y एक्सिस है, तो गलत हो गया. ये देखो ये सही है क्योंकि C का और D का दोनों का वॉल्यूम सेम ही जगह पे है,
अरे आ रहा है क्या बात समझ में? ये भी सही दिख रहा है, बोलो। Yes, sir. और ये भी गलत, ये भी गलत दिख रहा है, देखो सी का वॉल्यूम यहाँ और डी का वॉल्यूम यहाँ आ रहा है वॉल्यूम एक्सिस पे। तो चलो सर, साफ साफ समझ में आया कि ए और डी तो यूजलेस है हमारे लिए, है ना। हमारे लिए कौन काम का है अब? बी एंड सी। अरे बोलो। अच्छा, Yes, sir. अब मैं एक जगह और थोड़ा फोकस करूंगा क्योंकि मुझे वो भी क्लियरली दिख रहा है। ए से बी में देखो प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक। तो बेटा जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, मोल तो फिक्स है ही गिवन गैस के लिए, तो हमारे पास क्या वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर बाई पी एक कांस्टेंट हो गया इनटू टी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी? क्या वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे अगर मैं मानूं तो एक्स एक्सिस पे टी है, तो क्या ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप में नहीं बन गया जी? बोलो। Yes, sir. और y इज इक्वल टू एम एक्स बन गया, और खास करके m की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, क्योंकि भाई जो एन आर बाई पी है ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, ना तो n ना तो r ना तो p, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो इसका स्लोप पॉजिटिव है और ओरिजिन से पास करे ये y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x या 3x, ग्राफ कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पे y 0 होगा। तो यानी क्या समझ आ रहा है आपको कि सर जो ए टू बी ग्राफ है ना, वो ओरिजिन को पास करता हुआ दिखना चाहिए। तो चलो मैं देख रहा हूं, अरे तो इंटरेस्टिंग हो गया, यहां भी पास कर रहा है और यहां भी पास कर रहा है ना, बोलिए। Yes, sir. यस तो सर। अब इस, हाँ जी, सर अभी ये तो वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है ऐसे ही हो जाएगा कि बिल्कुल बहुत सही। वॉल्यूम। तो अब क्या देखना था, ए टू बी में बी का वॉल्यूम देखो ज्यादा है, देखो ना ओरिजिनल ग्राफ में बी का वॉल्यूम तो ज्यादा दिख रहा है ना साफ साफ, और ए का वॉल्यूम तो कम है, देखो ना बेटा, दिख रहा है ना, वी ए है ये बी है, तो बी का वॉल्यूम तो ज्यादा है और ए का वॉल्यूम कम है। अगर ऐसा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बी का वॉल्यूम इधर दिखाया है और ए का वॉल्यूम इधर है, तो यहाँ इस ग्राफ में तो वी ए ग्रेटर देन वी बी, और हमारे ओरिजिनल ग्राफ में क्या था, वी बी ग्रेटर देन। तो वो तो साफ समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे वी बी ग्रेटर देन वी ए है, तो यही ग्राफ इसका करेक्ट है, बाकी सब गलत है। आ गया बात समझ में? Yes, sir. Thank you, sir. तो ऐसे समझना था, तो इजी पोर्शन को पकड़ करके आपको ऐसे मैनिपुलेट कर लेना चाहिए ग्राफिकल क्वेश्चंस में, है ना। और अगर ये मालूम है कि ये आइसोथर्मल है तो हम इसके हिसाब से भी सोचते हैं। यहाँ पे देखो, आप ग्राफ को देखो, साफ समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो खैर चलो अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टूड। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 51 बताना है आप सभी को। तो 51 में देखो क्या है, 36 ml of pure water takes 100 seconds to evaporate from a vessel and heater connected to an electric source which delivers 806 watt। ओके, तो बोल रहा है कि कोई हीटर है ना, जिसका पावर कितना है 806 वॉट। एक 806 वॉट का मतलब क्या होता है बेटा, वो हर सेकेंड 806 जूल एनर्जी पर सेकेंड ये इवॉल्व करेगा, यही मतलब होता है ना जी पावर का। पावर कैसे यस डिफाइन सर। करते हैं, वॉट को कैसे बोलते हैं, वॉट इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड, यही होता है ना। तो क्या बोल रहा है कि एक ऐसे हीटर से वाटर को गर्म कर रहा है जो 806 वॉट का पावर है, तो पूछ क्या रहा है, टेक्स 100 सेकेंड टू एवापोरेट फ्रॉम अ वेसल। अच्छा, बोल रहा है कि 36 ml यहाँ पे वाटर है, 36 ml। 36 ml का मतलब डेंसिटी इसका 1 ग्राम पर ml होता है ना बेटा, तो कितना हो गया ये, 36 ग्राम हो गया। 2 मोल्स हो गए। हाँ, है ना। तो अब पूछ रहा है कि बताइए फिर डेल्टा एच वेपोराइजेशन कितना होगा, यूनिट देख लो इसमें किलो जूल और दूसरा पर मोल लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, 36 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 2 मोल वाटर हो गया,
बोलिए। यस सर। Yes, अब sir. बताओ, इसको वेपर बनाने के लिए, 2 मोल को वेपर बनाने के लिए इसने क्या किया है? ये 2 मोल को बनाने के लिए इसने क्या किया है? इसने बोला है कि इतने वाले हीटर से कितने सेकंड तक हीट करना है? 100 सेकंड तक। तो बताओ बच्चों, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी सप्लाइड कितना है? तो आप 806 into 100. बिल्कुल 806 इंटू 100 जूल आ गया। अब इसको करोगे तो कितना आएगा? 80.6 इंटू किलो जूल लिख सकता हूं मैं क्या? देखो, Yes, sir. अरे पॉइंट यहाँ लगा दूंगा तो एक और जीरो यहाँ बढ़ जाएगा ना, और 1000 जूल को क्या किलो जूल लिख सकता हूँ? बोलो। यस सर। तो आंसर मेरा क्या आ गया? 80.6 किलो जूल फॉर 2 मोल। देखो ना, ये 2 मोल के लिए लिखा हुआ है ना, फॉर 2 मोल। तो बेटा 1 मोल के लिए कितना होगा? तो 1 मोल के लिए कितना होगा? 80.6 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा वो? 40.3. 40.3। तो ये आ गया पहला ऑप्शन। बताओ इसमें क्या टफ था? था कुछ टफ? अरे बोलो भाई, टफ था क्या ये? नो सर। फिर तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस में आप ना जल्दीबाजी में उसको सोचते हो कि पढूं और तुरंत आ जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको पढ़ के प्रोसेस करना पड़ेगा, डेटा लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद होगा। चलिए आगे देखते हैं। 52, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी निकल रहे होंगे आप लोगों से। 52, 53, हाँ। यस सर। Sir, 53. अच्छा देखता हूँ। कंसिडर द रिएक्शन एट 300 केल्विन। ओके, 300 केल्विन पे ये पूरी स्टोरी है। इफ 2 मोल ऑफ H2 completely reacts with 2 मोल ऑफ क्लोरीन to form HCl, what is the value of delta U for this reaction? कितना सिंपल है यार। ये बताओ पहले, आपको ये समझ में आ रहा है कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT 0 हो जाएगा इंटू R इंटू T। बोलो, आपको रिलेशन ध्यान है? Yes, sir. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng इंटू RT। अब बताओ, चेंज इन मोल ऑफ द गैस, मतलब इसमें प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है, रिएक्टेंट साइड में 1 एंड 1। तो डेल्टा Ng को लिखोगे तो 2 माइनस 1 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 0। कहने का मतलब इस रिएक्शन के लिए जो वैल्यू डेल्टा H की आएगी वही वैल्यू डेल्टा U की आ जाएगी, है ना? Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन इसने थोड़ा घुमा दिया है। क्वेश्चन क्या घुमाया है कि 2 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल ऑफ Cl2 के लिए बताओ डेल्टा U का वैल्यू। इफ 2 मोल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा U नॉट फॉर दिस रिएक्शन? अगर 2 मोल एंड 2 मोल रिएक्ट करे आपस में तब। तो ये देख लेते हैं इसने किसके लिए दिया था। तो यहाँ पे देख रहा हूं मैं 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन अगर रिएक्ट करे तो इतना आएगा। तो भाई अगर ये 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो आपको नहीं लग रहा ये डबल हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। Yes, sir. But मतलब एक डाउट कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू 0 क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? मतलब अगर टेम्परेचर सेम है तो डेल्टा यू 0 क्यों नहीं हुआ? हम्म, हाँ बिल्कुल सही, गुड क्वेश्चन। आप ये पूछ रहे हो कि डेल्टा यू को तो हम एन सीवी डेल्टा टी भी लिखते थे, यही बोलना चाह रहे हो ना? Yes, sir. मैं तो मतलब 0 आ रहा था. हाँ तो देखो अब कितनी बड़ी गलती कर रहे हो तुम। पूछो क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जो गैस है ए, वो इनिशियल फाइनल स्टेट में ए रहा ही नहीं, अब ए बदल के कुछ बी हो गया। तो जो सीवी आप एज्यूम करते हो वो सीवी इस बार सीवी दोनों के लिए सेम नहीं है ना, ए से बी जाने पे। तो ये केमिकल रिएक्शन है, मैं इसीलिए बताता था कि ये जो फॉर्मूला है ये कब लगाते हैं? जब हमारा मोल कांस्टेंट हो, साथ में सीवी भी कांस्टेंट हो, तब जगह के लगाते हैं ये एनसीवी डेल्टा टी। वरना डेल्टा यू इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस कैन और कैन नॉट बी इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। ये होने के लिए जरूरी है कि वो जो गैस है जैसे ऑक्सीजन, वो T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक जाए, लेकिन वो ऑक्सीजन ही रहे, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। अभी क्या है बेटा, पहले हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और बाद में क्या बन गया HCl।
यस सर, मतलब यहाँ पे सी की वैल्यू वेरी करेगी, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो तो जब इसीलिए different- सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं बोला ना केमिकल रिएक्शन है, तो आप यही लगाओ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। yes उससे sir, सोचने की कोशिश करो। yes sir, thank you. अरे बाबा आ रहा है समझ सबको? Yes sir. कोई भी परेशानी हो तो पूछ लो इसमें, अभी कोई टेंशन नहीं है ना, एकदम अच्छे से पूछ लेना है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी, तो कहाँ तक अच्छा मैंने होमवर्क दिया था, पूरा खत्म करने के लिए बोला था ना? बोलिए भाई, Yes, sir. पूरा कंप्लीट करने के लिए बोला था ना? हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं, yes चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक किया है आप लोगों ने। 54, 55, 56, 57, 58 बेटा, सर 58 में ये पूछ रहा था टी दिया क्यों है मैंने? चेक कर लेते हैं। 58 देख लेते हैं क्या पूछा है। 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change of state from इतना ओके टू इतना। नाइस, देखो यहाँ पे, देख लो इसको ध्यान से, देखो इसने क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोला है इसने, हाईलाइट किया इस वर्ड को, Yes sir. नॉन आइडियल गैस, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम इतना टू इतना विद अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतना है द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? सर, मतलब आंसर तो आ गया था, बट यहाँ टेम्परेचर का क्या रेलेवेंस है, टेम्परेचर यूज को कोई समझना। नहीं, बस उन बच्चों की टेस्टिंग कर रहा था कि जो इसे P2V2 माइनस P1V1 के जगह पे, जो इसके जगह पे NrT2 लिख देते हैं, बस उनका चेक कर रहा था। क्या हम लिख पाएंगे बेटा नॉन आइडियल के लिए P2V2 के जगह NrT2? क्या लिख सकते हैं नॉन आइडियल अगर हो तो? नो सर। No, no sir. sir नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए वो जानबूझ के टेम्परेचर दिया कि आप गलती करो। जो ज्यादा स्मार्ट लोग हैं वो गलती कर सकते हैं ना, कि वो तो NR डेल्टा टी भी लगा सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, आपने यहाँ से कर दिया। तो आप सिर्फ P2V2 माइनस P1V1, क्योंकि U इज इक्वल H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है, तो जब डेल्टा H करोगे तो डेल्टा U होगा और डेल्टा PV, डेल्टा PV का मतलब क्या हुआ, P2V2 माइनस P1V1। यस सर। आया बात समझ में? तो उसके लिए बस दे रखा है। चलिए 59, 60, 61, sir Sir, 61. 59th एक मिनट एक मिनट, 59 किसी को डाउट है? yes sir देखो तुम लोग ना, हमें लग रहा है मोल में वो गलती कर रहे हो, जैसे ऊपर वाले प्रॉब्लम में किया। आप रिएक्शन के लिए निकाल रहे हो अलग चीज है, और कितने मोल के लिए पूछा वो अलग चीज है। देख लेते हैं, जैसे ये रिएक्शन 300 केल्विन पे हुआ, व्हाट इज डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ 1.5 मोल। देखो इसने फिर क्या पूछ लिया है, देखो ध्यान से देखो इसको, कितना बोला है ये, और ये जो डेल्टा एच दिया है ये किसके लिए दिया है बेटा, बोलो ना? 1 मोल के लिए। 1 1 मोल। समझ में आ रहा है? तो आप एक काम करो, सबसे पहले इसी 1 मोल के लिए आप डेल्टा यू निकाल लो, लगा सकते हो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कितना हुआ भाई, राइट साइड में 6 मोल गैस है, ये तो लिक्विड था। लेफ्ट साइड में 15/2 गैस है, ये तो कोई मतलब नहीं है। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना हुआ, 6 माइनस 15/2, कितना आ गया भाई जल्दी बताओ? माइनस 1.5। -1.5। अब ये मैं यूज कर लूंगा डेल्टा एनजी आर टी जो लिखते हैं हम, -1.5। तो क्या हमारे पास रिलेशन आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 1.5 इंटू आर इंटू टी। अब डेल्टा एच का वैल्यू इन्होंने दिया है -3271 किलो जूल, और डेल्टा यू हमें नहीं मालूम, लेकिन वो यहाँ पे सम कर दो 1.5 इंटू आर टी। तो बेटा ये ध्यान देना किलो जूल लिखा हुआ है, तो आप भी उसी में लिखो 1.5 इंटू आर का वैल्यू 8.314 जूल इंटू टेम्परेचर कितना है बेटा, कितने टेम्परेचर पे है ये, 27 मतलब 300 300 केल्विन। केल्विन।
-3271 किलो जूल। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आ रहा है ये। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बोलो। Yes, sir. सर 1 वो पॉइंट सर वो 298 केल्विन है। 298 25 था क्या? यस सर। हाँ देख लो, जो भी टेम्परेचर दिया हो, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। तो 8.314, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं वापस से, टेम्परेचर कितना दिया है? 27 डिग्री दिया है जी। देखो कहाँ 290, ये देखो ना 27 दिया है। कौन सा क्वेश्चन देख रही हो तुम? सर मैंने अपना क्वेश्चन भी ऐसे गलत कर दिया था। चलो अच्छा ठीक है, अब समझ आ गया ना। तो ये 300 है, मल्टीप्लाई करो तो। अब बताओ कितना आ रहा है भाई? 3741 आ रहा है। Yes, sir. 3741 ये, लेकिन 0.3 ये जूल में, -3271 किलो जूल है ये। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो जब इसको किलो जूल में करोगे तो पॉइंट यहाँ 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 पहुंच जाएगा। तो ये 3.7413 हो जाएगा किलो जूल, -3271 किलो जूल। अब ये इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। 3271 में से कितना घटाना है? 3.7। कर लोगे ना तुम लोग? तो ये जो डेल्टा यू आया, ये किस पे करस्पॉन्डिंग है? फॉर 1 मोल ऑफ बेंजीन के करस्पॉन्डिंग है, इजंट इट? Yes, sir. चेक करो ना, ये 1 मोल के करस्पॉन्डिंग है, ये रिएक्शन का मोल 1 था। लेकिन आपको 1.5 मोल के लिए करना था, तो मल्टीप्लाई कर दो यार 1.5 से, इसमें जो भी वैल्यू आए इंटू 1.5। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ऐसी गलती नहीं करना है, ये सबसे बेकार गलती मैं बोलूंगा कि अगर आपने ऐसे एग्जाम में कर लिया तो। समझना है कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। 60, 61, 62, सर इस वाले क्वेश्चन के 61 बता दो। 62। 61 एंड 62 बताना है ना? और 61 देखते हैं पहले। 5 into 10 to the power 5 bar pressure, 5 into 10 to the pressure density of diamond and graphite are itna and itna at this bar pressure. So they are saying that if the pressure is 5 into 10 के power 5 bar, then density of diamond is कितना? 3 gram per cc, and that of graphite is 2 gram per cc. Understood? At certain temperature T, find the value of delta U minus delta H for the conversion of 1 mole of graphite to 1 mole of diamond. हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो गया। आप ये समझो कि डायमंड भी एक सॉलिड है, बोलिए, और डायमंड से क्या बन रहा है? सॉरी, ग्रेफाइट से क्या बन रहा है? डायमंड। ग्रेफाइट भी एक सॉलिड है, बोलो बेटा, बोलो। Yes, sir. यस सर। तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि जब कोई गैस हो जाए किसी साइड में, तो भाई गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दीज टू, इसलिए इनको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो वहां पे हम डेल्टा एनजी यूज करते थे, आरटी। लेकिन मान लो अगर वो नहीं है गैस, तो क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं? देखो, बोलने के लिए तो बोल सकते हो कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी, बट आइडियली ये करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ये करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसमें क्या एज्यूम करते हैं कि अगर किसी साइड गैस हो गया, तो गैस के रिस्पेक्ट में बाकी चीजों का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, इसलिए सिर्फ गैस गैस को कंसीडर करो। तो कायदे से हमें करना क्या चाहिए? तो हमें तो यही लिखना चाहिए कि भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। अब इस केस में ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने प्रेशर कितना, पी का वैल्यू इन्होंने कांस्टेंट रख रखा है ऊपर दोनों जगह। बोल रहा है ग्रेफाइट हो चाहे डायमंड हो, प्रेशर इतना ही कांस्टेंट है। इसी प्रेशर पे ग्रेफाइट से डायमंड को बदला जा रहा है। समझ में आ रहा है? बोलिए। यस सर। अच्छा आप बताओ, 1 मोल अगर डायमंड हो या 1 मोल ग्रेफाइट हो, तो दोनों 12 ग्राम ही तो हुए। और इसकी डेंसिटी कितनी थी? इसकी डेंसिटी कितनी थी बेटा? 2 ग्राम पर सीसी।
ये भी 12 ग्राम ही है, इसकी डेंसिटी कितनी थी 3 ग्राम पर सीसी। तो क्या इनका यूज करके आप इसका वॉल्यूम निकाल लोगे? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना आ रहा है भाई? मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास कितना है 12 ग्राम, है ना? डेंसिटी कितनी है इसकी 2 ग्राम पर सीसी, तो कट के कितना आ गया 6 ml आ गया ये। बोलिए Yes, भाई। sir. तो ये वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट इज 6 ml, इसका वॉल्यूम देखो कितना है 4 ml। 4 ml। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो P2 P1 है ये दोनों तो सेम ही है, और कितना है ये वाला वैल्यू? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P 5 इंटू 10 के पावर 5 बार इंटू V2। V2 कितना था 6 ml। अब वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, प्रेशर इधर भी वही है इधर भी वही है, तो मैं उसको बाहर निकाल ले रहा हूँ माइनस V2 बोले तो क्या बन रहा है बेटा डायमंड, सॉरी, तो डायमंड को 4 ml लिखना चाहिए ना मुझे। अरे आ रहा है क्या समझ में? V डायमंड माइनस V ग्रेफाइट। अरे बोलो यार बच्चों, आ रहा है क्या? Yes, sir. तो डेल्टा यू रहने दो और प्लस 5 इंटू 10 के पावर 5 बार इंटू डायमंड माइनस ग्रेफाइट। डायमंड का 4 ml था और ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना था 6 ml, इसका 4 माइनस 6 कितना हुआ -2 ml, करेक्ट। अच्छा इसने पूछा क्या था एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं वापस, इन्होंने क्या पूछा था? फाइंड द, अच्छा डिफरेंस पूछा था डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच का। तो अब बताओ बेटा डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच, तो ये वाली वैल्यू इधर में लेके जाऊं एलएचएस से इस साइड में और डेल्टा एच को इधर लेके आ जाऊं, तो क्या मिल जाएगा मुझे डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच, और वो कितना हो जाएगा इसी का पॉजिटिव साइन के साथ, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर 5 बार इंटू 2 ml। कैन आई से दैट? इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 5 टू जा 10 हो गया, तो ये क्या 10 के पावर 6 लिख सकता हूँ एंड बार इंटू ml। अब एक बार यूनिट चेक कर लेते हैं किस यूनिट में इन्होंने आंसर किया है। तो यूनिट अगर मैं देखूं तो इन्होंने यूनिट किस में दे रखा है किलो Yes. जूल पर मोल में दे रखा है, ये सुनो Yes, sir. किलो जूल पर मोल में दे रखा है। तो ठीक है, तो हम एनर्जी को इसमें किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेटा आप बताओ बार को एसआई यूनिट में कितना लिख सकते हैं हम? 10 10 to के, the 5. हाँ 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल। और ml को एसआई यूनिट में क्या लिख सकते हैं 1 ml इज इक्वल टू 10 के पावर -3 लीटर। और Yes, sir. लीटर भी एसआई यूनिट नहीं होता है, ये लीटर को मैं मीटर क्यूब में चेंज करूंगा तो फिर एक बार 10 के पावर -3 आ जाएगा मीटर क्यूब, बोलो। Yes, sir. तो मतलब ये 10 के पावर -3 यानी ये 10 के पावर -3 मिलके कितना हो गया 10 के पावर -6, तो 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर -6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, न्यूटन मीटर बचेगा, न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, और ये पूरा कितना आ जाएगा? आ रहा है बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. एक बार चेक कर लो मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया हो, तो दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। एक मिनट, मैंने कुछ गलती किया है क्या? नहीं सर, आखिर में अपने 10 raised to the power 5 नहीं लिखा नीचे। नहीं लिखा क्या? नो सर, मिस कर दिया। अच्छा हाँ सॉरी, बार को मैंने 10 के, अच्छा ये 6 वाला फैक्टर रह गया ना, हाँ ठीक 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 ठीक। सर हम एटीएम लीटर से जूल्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते? कर सकते हैं, तो वो बार को फिर एटीएम में चेंज करना पड़ेगा, एमएल को फिर लीटर में करना पड़ेगा। यस अरे उससे सर। क्या फर्क पड़ता है, तुम कहीं से भी आओ कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसेप्ट समझ में आ गया ना, ऐसे ही करना है बस। यस सर। तो ये मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना है ना अपने से। चलो, तो क्लियर हुआ ना कि मतलब हम हर बार नहीं डेल्टा एनजीआरटी यूज कर लेते हैं, जब गैसेस रहते हैं तभी यूज करते हैं, नहीं तो फिर कायदे से तो हमें P2 V2 माइनस P1 V1 ही लिख के चलना चाहिए। उसका प्रेशर कितना है, उस पे वॉल्यूम कितना है, वो लिख करके चलना चाहिए हमें। बट सोचो अगर किसी कंटेनर में गैस भी हो और उसी में सॉलिड है, तो सॉलिड तो बहुत कम होता है गैस के कंपैरिजन में, तो इसलिए हम जनरली
V2 को वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट बोल लेते हैं, और वहीं से फिर वो डिराइव होता है P2 V2 के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इनटू RT, और P1 V1 के जगह पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इनटू RT। तो ये बन जाता है पूरा पूरा एक्सप्रेशन। समझ आया? यस सर। चलो ग्रेट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि बच्चों ना हमेशा रॉ फॉर्म से फॉर्मूले यूज किया करो, जितना याद करोगे उतना कंफ्यूजन में रहोगे। रॉ फॉर्म तो मैं बोलता हूं कि U प्लस PV है। अब जितने अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करके। अब आप देख सकते हो एक एक क्वेश्चन जो इम्प्रोवाइज हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलता था क्लास के अंदर ना। अब जो एडमेंट है, जिनको चाहिए कि नहीं भाई मुझे बताओ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, अब तो वो कभी कभी सही नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन। कर पाएंगे? खुद बताओ कभी उनसे करेक्ट होगा? क्योंकि उनको तो राइट में भी कोई गैस नहीं है, लेफ्ट में नहीं, वो तो इसी को जीरो मान लेंगे। यस सर। तो खत्म हो जाएगा फिर तो उनका, और फिर बोलेंगे कि तो क्लास में गलत पढ़ाया गया है। समझ गए? तो इसलिए मैं कंडीशन हमेशा बोलता हूँ और हमेशा लिखवाता हूँ क्लास में। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, चलो। 62 मतलब कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन? प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एज अ पॉजिटिव। बहुत सिंपल है। देखो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड से ज्यादा इंट्रोपी किसकी होती है? लिक्विड की। और लिक्विड से बहुत ज्यादा इंट्रोपी किसकी होती है? गैस की। तो इसमें ये देखना है कि भाई प्रोडक्ट साइड में इंट्रोपी ज्यादा है या रिएक्टेंट साइड में। तो आप क्लियरली देखो, प्रोडक्ट साइड में भाई ये सॉलिड है, रिएक्टेंट में कम से कम एक्वस सॉल्यूशन तो है, लिक्विड। तो साफ समझ में आता है कि यार यहाँ पे सॉलिड की इंट्रोपी कम होगी प्रोडक्ट की। और इंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्या होता है? इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाई बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो अब साफ दिख रहा है कि भाई इधर सॉलिड का इंट्रोपी कम है, सो लेस वैल्यू माइनस मोर वैल्यू करोगे तो नेगेटिव आएगा ना। यस सर, समझ गया। दूसरे वाले में देखो यहाँ गैस दिया हुआ है, गैस का इंट्रोपी बहुत ज्यादा होता है, तो ये बहुत बड़े इंट्रोपी में से इधर की इंट्रोपी छोटी वाली घटानी है। तो अब समझ गया आई गेस ना। यस सर। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। और बताओ। सर 65th 65 और सर 67। एंड 60। ओके, ये तो एक ना रिलेशन है जो डेराइव किया जाता है। इसको, हालांकि ये फिजिक्स का पार्ट है, बट कभी मैं आपको क्लास में डेराइव करवा दूंगा, ठीक है? तो इसको एज इट इज रिजल्ट के ही फॉर्म में आप याद रखो, मैं डेराइव करवा दूंगा क्लास में, ठीक है? तो इसका अभी आंसर क्या है? अभी फिलहाल इसको पहले एक बार देख लेते हैं, फिर उस पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा था इसके पहले, कौन सा था? 65 65। अच्छा, सिक्सटी फाइव में क्या पूछ रहा है? when 2 mole of an ideal gas CPm is equal to this heated from इतना to इतना at constant pressure, the change in entropy of the gas। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? सर मेरा आंसर गलत आ रहा है। क्या एक्सप्रेशन लगाया है मुझे ये बताओ। सर वो जो था NCPR इंटू ln ऑफ T2/T1 वाला, हम्म, उसके आगे भी था। इसने क्या बोला है देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है ना। यस सर। तो देखो मैं क्या यूज करूंगा, आप कोई भी यूज करो, डेल्टा S इज इक्वल टू NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, ये यूज कर लो। यही एक फॉर्मूला ये था। दूसरा अगर CP के फॉर्म में था तो NCP ln T2/T1 नहीं प्लस सर, मैंने फर्स्ट वाला यूज किया था, वो उससे आंसर मेरा गलत आ गया। P1/P2। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये और या ये कोई भी यूज कर सकते हैं, सेम ही रिजल्ट आएगा। करूं मैं कौन से करूं बताओ? सर फर्स्ट वाले से ही कर दो। चलो अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ,
उसने आपको क्या दिया हुआ है? सीपी दिया है या सीवी दिया है? CP. तो इससे सीवी निकल जाएगा पहले। Yes, sir. सीपी माइनस आर कर लेंगे तो सीवी आ जाएगा। Yes, sir. अच्छा, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बताओ, कांस्टेंट प्रेशर दिया है ना इसने? Yes, बोलो। sir. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि P इंटू वी टू इज इक्वल टू nRT2 और P इंटू वी वन इज इक्वल टू nRT1? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि V2/V1 कुछ और नहीं बल्कि T2/T1 होगा? Yes, sir. इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ। Okay, sir. खत्म हो गया ना क्वेश्चन? Yes, sir. बताओ। सर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे सीधा, लाइक जो हमारा बेसिक था DQ रिवर्सिबल बाय DS। हाँ बेटा, वहीं से ये डिराइव होता है ना, बार बार कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सीधा उसको सेट कर लो। वो तो वहीं से डिराइव होता है यार, वहीं से तो ये होके आया था ना ये, यस सर। कि DQ रिवर्सिबल के जगह पे हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स यूज करके क्या बोल देते हैं कि ये DU प्लस PdV होगा अपॉन T, फिर इसको अलग अलग करके फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो वहीं से आता है ना। तो उसको आप यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही याद कर लो ना, क्या दिक्कत है? लाइक उससे थोड़ा सा छोटा हो गया था क्वेश्चन, इतना स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ी थी वो, तो लाइक डायरेक्टली MCP बाहर आ गया था ln/T2/T1। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आप दोनों में से कोई भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सर 66 भी बता दो। देखो 66 एंड 67 सेम क्लासेस इनक्वालिटी का ही पार्ट है, तो इसको कभी मैं क्लास में आपको डिराइव करा दूंगा या इस पे एक एक्सप्लेनेशन देके कर दूंगा, हालांकि ये फिजिक्स में आप पढ़ते हो इस चीज को, ठीक है। तो ओके इस सर। वजह से ये डायनामिक्स का पार्ट था, बट फिर भी मैं कभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इकट्ठे, है ना। इन इन दोनों में ही ये, वैसे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना तो आपको आ तो जाएगा। याद करो, एक पार्ट मैंने आपको क्लास में कराया था, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, यू रिमेम्बर? ऊपर कुछ भी नहीं था, एडियाबैटिक करके, गिवन टेम्परेचर पे फ्रॉम V1 टू V2, उसमें चेंज इन एंट्रोपी निकालना सिखाया था, याद आ रहा है? यस सर। एंड चेंज इन एंट्रोपी का अनफॉर्चुनेटली जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे वहां पे DQ रिवर्सिबल होता है बाई T, और ये इरिवर्सिबल चेंज था, आपको याद है? जब फ्री एक्सपेंशन कराएंगे तो इरिवर्सिबल होगा, इसलिए मैंने बोला था, आप लोग बोल रहे थे कि सर यहाँ 0 रख दो नीचे T कर दो, तो मैंने मना किया था कि ये गलत हो जाएगा। याद आया? क्लास में डिस्कस किया था ये बात। यस सर। तो आप लॉजिकली अगर आपको समझना है तो आप उसको रख करके समझ सकते हो, क्योंकि जब फ्री एक्सपेंशन का केस होता है तो DQ का वैल्यू बाई T अगर ये निकालोगे तो ये 0/T आ जाता है, जो कि 0 हो जाएगा। लेकिन चेंज इन एंट्रोपी हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था, आपको याद हो तो, डेल्टा S इज इक्वल टू N CV ln T2/T1, और ये T2 T1 दोनों सेम हो गए थे तो ये खत्म हो गया था टर्म, और फिर आ गया था NR ln V2/V1 विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मैं वही बता रहा था कि एक्चुअल में डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बट DQ/T रखोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो वही चीज तो यहाँ पे है, देखो DQ/T का वैल्यू अगर आप देखो तो इरिवर्सिबल के लिए 0 था फ्री एक्सपेंशन, और ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी कि जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो DQ/T से ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये पूछ ले कि DS विल बी इक्वल टू, तो आप बोलोगे DQ रिवर्सिबल बाई T। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। अब क्लियर हो गया ना? तो मैं वही बोल रहा था कि इसको आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, हालांकि और स्टैंडर्ड तरीका है इसको समझने का, बट ये वाले एग्जांपल से आप तुरंत प्रूफ कर सकते हो कि जब हम DQ/T लिख रहे थे तो वो वैल्यू 0 आ जा रहा था, लेकिन एडियाबैटिक रिवर्सिबल थोड़ी ना था, वो तो रिवर्सिबल के लिए फिर हमने एंट्रोपी चेंज निकाला था तो वो पॉजिटिव था। सो वही मैं बोल रहा था कि DS जो एंट्रोपी चेंज है दैट विल बी ग्रेटर देन DQ/T, वेयर DQ इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड थ्रू इरिवर्सिबल प्रोसेस। अंडरस्टूड ना? यस यस सर। सर। तो चलो, तो उसी पे बेस्ड ये वाला भी है 67th भी ना, कि DQ/T, देखो यहाँ पे भी रिवर्सिबल नहीं लिखा है, दिख रहा है ना? यस सर। यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको ही मैं आपको करा दूंगा, तो इसका भी यही करेक्ट आंसर है, DQ/T
is less than or equal to 0, साइक्लिक इंटीग्रल है ये। इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 73 किया है कि नहीं मिला टाइम इतना? तो किया है। हो गए क्वेश्चन ये सब? यस सर। अरे क्या बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो आई गेस आप देखो यहाँ पे वही मोलर एंट्रोपी दे दिया ना सबका, आयरन सॉलिड का मोलर एंट्रोपी दे दिया है, सभी का मोलर एंट्रोपी, तो आप समझदार तो हो ही गए हो। अगर इसके लिए डेल्टा एस निकालना है तो कैसे करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ आयरन प्लस 3 टाइम्स ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ H2O, है ना? ये ऐसे किया होगा ना? यस 1 सर। into molar entropy of Fe2O3 प्लस 3 into molar entropy of, अब सारी वैल्यूज जो दी हुई हैं वो सब उठा उठा के रखो। H2O का वैल्यू यहाँ रखो, आयरन का वैल्यू उठा के यहाँ रखो, और Fe2O3 का उठा करके यहाँ रखो, H2 का वैल्यू, बस ऐसे रख करके कैलकुलेशन करना है, बस कुछ नहीं है इसमें, है ना? ये सुनो, चलो भाई 74, 75, 76, तो अभी 7, इतना ट्राई नहीं किया मैंने तो। चलो अच्छा, तो आज का फिर मैं यहाँ तक मान के चलता हूँ कि मैंने कहाँ तक डिस्कस कर लिया है, 74, चलो 73 तक मान लेता हूँ कि ये यहाँ तक मैंने कर लिया है, मार्क कर लेता हूँ। अगली क्लास में फिर इसके आगे करता हूँ। हाँ भाई, अगर किसी को पिछले वाले कुछ चीजों में डाउट है, पिछले वाले प्रॉब्लम्स में, तो वो मेरे से पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के बीच में अगर किसी का किसी रीजन से छूट गया हो तो वो मेरे से पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 में कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 में कोई डाउट बेटा? नो सर। 21 से लेकर के 24 में कोई डाउट? नो सर। एक ये क्वेश्चन में बच्चे बड़ी गलती करते हैं, उसको मैं दोबारा समझाना चाहूंगा कि 1 से 4 में ये जो चारों ग्राफ आपको दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये देखो ध्यान से, जहां से चल रहे वहीं पहुंच रहे। जैसे सी से चले तो सी से डी गए, डी से ए गए, ए से बी और वापस सी आ गए। या अगर आप ए से चलते हो तो इसको घूम करके यहीं पे मान लो, ठीक उसी तरीके से ऐसे घूम करके यहाँ मान लो, फिर ऐसे ही घूम करके यहाँ मान लो, फिर ऐसे ही घूम करके यहाँ मान लो। तो ये जो कुछ भी आप चल रहे हो बेटा, ये सब क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है। मतलब u इनिशियल इज सेम एज u फाइनल, और अगर u इनिशियल u फाइनल सेम है, मतलब इनिशियल इज सेम एज फाइनल ना। तो अगर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम हो जाए तो सारे स्टेट फंक्शन का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो u स्टेट फंक्शन है तो ये भी सेम हो जाएगा, h रहता तो h भी सेम हो जाता, h इनिशियल इज इक्वल टू h। मतलब डेल्टा u कोई पूछे तो 0, डेल्टा h कोई पूछे तो 0, डेल्टा g कोई पूछे तो 0, डेल्टा s कोई पूछे तो 0। क्यों? क्योंकि सभी के सभी स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करते हैं कि इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है। समझ गए ना? तो बल्कि वर्क एंड हीट या कोई भी पाथ फंक्शन जो होता है, हीट कैपेसिटी, वो सब आप 0 नहीं बोलते, वो सब तो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। तो उन पे तो हम फिर कैलकुलेशन करते फर्स्ट लॉ से, बाकी ये सब 0 रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैंने एक रीजनेबल क्लैरिटी दे दी है। सो मैं अगली क्लास में ये पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, बट पूरा डिस्कस करूंगा। कितने प्रॉब्लम है टोटल? 150। 150 हैं, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि अब इजी क्वेश्चंस है, सब रिएक्शन बेस्ड है ना, सब जल्दी जल्दी होंगे, है ना? चलो, सो दैट्स ऑल एवरीवन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।